हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जीएसटी, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, इसकी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन है। इसकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये इसके अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर है कि आप अकाउंटिंग अगर इसकी करते हो, मतलब कि हम जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो हम जीएसटी पर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बेसिक कंसेप्ट मतलब कि थ्योरी फॉर्म में मैं अभी सिखाऊंगा। इसके बाद फिर हमारी इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज जो हैं वो आएंगी। तो सबसे पहले हम एक बार फिर रिपीट कर ले कि जीएसटी होता क्या है। तो जब हम जीएसटी की फुल फॉर्म देखें तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी is levied by the government on the every supply or sale of a goods and services। तो ये लगता है गुड्स और सर्विसेज की सेल पर, एक्सेप्ट किस किस चीज़ पर, ये आपको याद रखना है, अल्कोहल पर और पेट्रोलियम पर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जो भी प्रेस्क्राइब रेट है, 5 रेट हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन सी हैं, उसके बेस पर हम जीएसटी लगाते हैं। इफ़ द वैल्यू एडिड टैक्स, वैट जिसको कहते थे, इट इज़ ए वैल्यू एडिड टैक्स, वैट जिसे हम कहते थे पहले, एज जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। जब हम गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं तो उस समय जो जीएसटी हम पे करते हैं वो इनपुट जीएसटी कहलाता है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो अगर बिजनेस कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो वो उस समय इनपुट जीएसटी पे करता है, और वो जो वो पे करता है वो सेट ऑफ होता है जो जीएसटी उसने सेल करते हुए कलेक्ट किया है। तो जब वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है, जिसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं, तो जब वो सेल करता है और आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट जो उसने पे कर रखा है वो क्या होता है, सेट ऑफ किया जाता है, मतलब कि एडजस्ट किया जाता है। और जो नेट अमाउंट बचता है, अगर ये वाला ज़्यादा है तो उस गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, अगर ये वाला ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उसको रिफंड देती है। तो ये तो हो गया कि जीएसटी को कैसे चलते हैं, ये सेट ऑफ वगैरह हम आगे देखेंगे। अगर काइंड ऑफ जीएसटी की बात करें तो जीएसटी 2 प्रकार से लगता है। एक होता है जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो, मतलब कि परचेज और सेल जो है वो विद इन द सेम स्टेट हो। तो आप ये जो इंट्रा वर्ड है इसको प्रॉपर वे में समझ लीजिए कि इंट्रा का मतलब है विद इन द स्टेट। ये आपको समझना है कि इंट्रा का मीनिंग, जब एक स्टेट के अंदर हम गुड्स को खरीदें और बेचें तो वो इंट्रा स्टेट कहलाता है। और जब इंट्रा स्टेट सेलिंग एंड परचेजिंग होती है तो 2 टाइप के टैक्स लगते हैं उस पर। एक को हम एसजीएसटी कहते हैं और एक को हम सीजीएसटी कहते हैं। सी का मतलब सेंट्रल, जीएसटी की फुल फॉर्म हमें पता ही है। एस का मतलब स्टेट, तो एक सेंट्रल का जीएसटी एप्लीकेबल होता है और एक स्टेट का जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जब हम इंटर स्टेट की बात करें, इंटर स्टेट का मतलब जब सेल और परचेज जो है, मतलब कि परचेज करने वाला और सेल करने वाला वो दोनों डिफरेंट स्टेट के हों, तो वो कहलाता है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। उस समय हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लेना होता, उस समय हम एक लेते हैं, उसको कहा जाता है आईजीएसटी, और ये होता है इंटीग्रेटेड टैक्स या जीएसटी। इंटीग्रेटेड का मतलब दोनों इंटीग्रेट उसके अंदर हो गए हैं। तो ये हमारा कब लगता है, जब हम इंटर स्टेट जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं। फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज एट द हाफ रेट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड स्लैब रेट। देखो, प्रेस्क्राइब्ड स्लैब रेट अगर 18% है हम कहें तो 18% आईजीएसटी तो सीधा लग जाता है। अगर 18% अब यहाँ बात करें तो 9% हम उस पर सीजीएसटी चार्ज करते हैं और 9% ही हम क्या चार्ज करते हैं, एसजीएसटी। तो हाफ हो जाता है, 18 का जस्ट हाफ लिया जाएगा, वही टोटल। तो ये तो हो गया कि इंट्रा और इंटर को समझना। अब रेट ऑफ टैक्स अगर हम देखें कि टैक्स रेट कितनी है, तो मैंने आपको बताया था कि 5 स्लैब हैं। वो 5 स्लैब बता रखी हैं, उसमें कुछ कुछ आइटम्स मैंने आपके दे रखी हैं कि जिसको आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो 0% जीएसटी होता है सबसे पहली स्लैब के अंदर, और 0% जो सी या
टैक्स होता है वो कब लगता है या किन आइटम्स पर लगता है, तो वो जितनी भी मास कंजम्पशन होती है उन पर, जैसे फूड ग्रेन के जो आइटम्स हैं लूज़ जब वो बिक रहे हैं होते हैं, लूज़ इसलिए बोला है क्योंकि जो ब्रांडेड होती हैं उस पर नहीं है, तो इसलिए जो लूज़ फूड ग्रेन के आइटम्स हमें मिलते हैं उन पर होती है। अनब्रांडेड हनी पर, मिल्क पर, साल्ट पर, जितने भी हमारे अनाज हैं अनब्रांडेड उनके ऊपर, लस्सी पर, वेजिटेबल और ऐसे कई और बहुत सारे जो हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जीएसटी की रेट जो है वो 0% है। नेक्स्ट जो स्लैब आती है हमारी वो 5% जीएसटी की आती है, और ये ज़्यादातर जो हाउस होल्ड घरों के अंदर नेसेसिटी प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइस, टी, कॉफ़ी, एक्सेप्ट इंस्टेंट आर इंक्लूडेड, तो ये इसके अंदर आते हैं ऐसे पॉइंट जो प्रोडक्ट हैं। कोल, मिष्टी या मिठाई, इंडियन स्वीट, लाइफ सेविंग जितनी ड्रग्स हैं वो आल्सो इसी जीएसटी स्लैब रेट के अंदर आती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 12% की जीएसटी स्लैब रेट। उसके अंदर हमारे कंप्यूटर प्रोसेस्ड फूड जैसे जूसेस, घी, बेवरेजेस, मोबाइल, एलमंड, कंडेंस्ड मिल्क, बटर, जैम, पिकल्स, मुरब्बा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मोबाइल एट्सेट्रा, ये चीज़ें आती हैं। जो नेक्स्ट रेट होती है हमारी वो 18% की होती है। वो होती है हमारी हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सॉप, जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो इंटरमीडियरीज प्रोडक्ट हैं वो या रॉ मटेरियल है वो सब इस स्लैब रेट के अंदर आता है। और फिर आती है हमारी सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा जो चार्ज करने वाला जीएसटी है वो है 28%। ये जितनी भी हमारी लग्जरीज आइटम्स हैं जो आरामदायक होते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि लग्जरीज आइटम्स कौन सी होती हैं। छोटी कार हमारी कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार कोई हो, सिगरेट हो, एरेटेड ड्रिंक्स हो, हाई एंड मोटरसाइकिल्स हो, ये सब इसी के अंदर आते हैं। मोस्टली सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ आते हैं या 18% में चले जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि मोबाइल 12% में भी है, 18% में भी है, इवन 28% में भी कई जगह पाया जाता है। 12 और 18 में तो मिलते हैं। तो ये कुछ आइटम्स मैंने लिए थे सो दैट आप इनको क्लासीफाई कर पाएँ। ये 5 स्लैब रेट आपको याद रखनी है, 0, 5, 12, 18 और 28। आगे चलते हैं तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं, तो कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी देने से। तो अब वो देख लेते हैं एक बार। तो पर्सन एंगेज इन चैरिटेबल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप उसमें एंगेज हैं तो आपको जीएसटी पे नहीं करना। पर्सन हु एग्रीगेट टर्नओवर इज़ लेस देन 40 लाख, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब कि सेल जो है 40 लाख से नीचे हो, सर्विस नहीं मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग भी है, और 20 लाख हो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है हमारी या हिली स्टेट जो है हमारी, और ये 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हुआ था। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टर्नओवर मतलब कि सेल अगर 40 लाख से कम है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली स्टेट में अगर 20 लाख से कम है, तो आपको जो है टैक्स देने से छूट है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ए गवर्नमेंट एम्बेसीज टू अदर कंट्री या यूएनओ, वो भी आपको जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। वेजेस और सैलरी अगर हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का अगर हम दूसरी कंट्रीज, एक्सपोर्ट का मतलब ही बाहर जाना है, तो एक्सपोर्टर इज़ नॉट गेटिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो टू अदर कंट्री प्रोवाइडेड एक्सपोर्टर इज़ नॉट गेटिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का दूसरी कंट्रीज़ को कर रहे हो पर आप कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं ले रहे, तो आपको जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल सर्विसेज जितनी भी होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा, अगर वो स्टूडेंट्स को दी जा रही है, अपने फैकल्टी मेंबर्स को दी जा रही है, या ट्रांसपोर्टेशन है या मिड डे मील सर्विस हैं, ये हायर सेकेंडरी तक जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। रॉयल्टी ऑफ कॉपीराइट जो मिलती है वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस जो हैं वो भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय ए डॉक्टर एज कंसल्टेंसी,
नॉट गिविंग मेडिसिन, अगर वो दवाई नहीं दे रहा, सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी है और उसके सर्विस चार्ज कर रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। और सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे लॉयर फीस है तो आप लॉयर फीस वगैरह पर भी आप क्या करते हो, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। तो ये कुछ आइटम्स हमने पढ़ी जहाँ पर जीएसटी हमारा नहीं लगता। आपको याद जो रखना है, वेजेस को, सैलरीज को, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कॉपीराइट, ये हमारी नॉर्मली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर आता है ये आरसीएम जो अभी हमने पढ़ा था, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आरसीएम मीन्स दैट द सप्लायर of goods supplier of goods and services will not be registered, will not be a registered dealer, so he will not charge GST on services provided by him, but the registered purchaser will pay GST direct to the government under RCM and will claim it as input GST for set off against output GST collected by him। तो देखिए आरसीएम में मैं आपको समझाता हूँ आरसीएम का मीनिंग क्या है। वो कह रहे हैं कि जो ऐसा कोई सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का जो एक रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, मतलब कि उसने वो जीएसटी पे नहीं करता, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। मतलब कि वो जीएसटी जो आउटपुट जीएसटी है बेचने पर जो, या जो वो चार्ज ले सकता है बेचने का, वो नहीं लेगा वो, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड डीलर नहीं है। तो ऐसे केस में जो परचेजर होता है, जिसने माल परचेज किया है, वो जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देता है और फिर वो उसको इनपुट जीएसटी के रूप में सेट ऑफ करवा लेता है अपने आउटपुट जीएसटी के। वो तो वैसे भी होता था। तो यहाँ जो पे किया जाता है वो सीधा गवर्नमेंट को पे कराया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब एक अनरजिस्टर्ड डीलर सेल करता है एक रजिस्टर्ड डीलर को, तो रजिस्टर्ड डीलर सीधा गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कराते हैं और फिर उसको इनपुट जीएसटी के रूप में अपने आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करवा लेते हैं। आरसीएम में क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो आरसीएम की फुल फॉर्म और एक आरसीएम में क्या क्या आता है। तो जो भी लीगल फीस लॉयर लेते हैं वो इसमें आता है, कोई भी रॉयल्टी जो कॉपीराइट के लिए मिलती है वो भी इसी में ही आता है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी इसी के अंदर आता है, इंश्योरेंस कमीशन भी इसी के अंदर आता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर भी इसी में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, आप एंट्री कैसे करेंगे। अभी हमने जो सीख लिया वो ये सीखा कि हम जीएसटी में बेसिक चीज़ें क्या हैं, क्या चीज़ जो है ऐसी है जिसका हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं, क्या मीनिंग है, क्या चार्जेस हैं, कितनी रेट है, इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है। अब हम देखेंगे कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो जो भी एक रजिस्टर्ड डीलर है वो जीएसटी पे करता है जब भी वो खरीदता है। जब वो खरीदेगा तो वो अपने जीएसटी के साथ इनपुट वर्ड यूज़ करेगा। अब अगर वो स्टेट के अंदर चलता है, जिसको हमने इंट्रा स्टेट कहा था, तो वो हाफ रेट पर, मतलब कि अगर 18% है तो 9% यहाँ और 9% यहाँ वो CGST और SGST पे करेगा इनपुट वर्ड के साथ। अगर वो इंटर स्टेट परचेज करता है, मतलब कि जो सेलर है वो दूसरी स्टेट का है, तो अगर 18% जीएसटी है तो वो सारा पे करेगा और वो IGST के नाम से आएगा और इनपुट आएगा ही आएगा, पक्की बात है। अगर रजिस्टर्ड डीलर अपनी सेल करता है और वो जीएसटी कलेक्ट करता है, ये तो परचेज करने का था, अब ये कलेक्ट करने का है, मतलब कि जब वो सेल करता है तो वो जब सेल करेगा तो वो आउटपुट वर्ड यूज़ करेगा। और आउटपुट वही है कि अगर इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर है, तो CGST और SGST, और अगर इंटर स्टेट है तो IGST वो यूज़ करेगा। तो आपको बेसिकली क्या समझना है कि अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैं इनपुट वर्ड यूज़ करूंगा, अगर मैं बेच रहा हूं तो मैं आउटपुट वर्ड यूज़ करूंगा। अब इनपुट IGST सेट ऑफ का सिस्टम यहाँ पर बता रखा है कि मैंने बताया था आपको कि एक बार मैं जब खरीदता हूँ तो मैं इनपुट GST पे करता हूँ, एक जब मैं बेचता हूँ तो मैं आउटपुट GST कलेक्ट करता हूँ। तो जो मैंने पे किया है वो कलेक्ट के साथ सेट ऑफ होता है,
क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ कंज्यूमर को ही जीएसटी पे करना होता है। तो इसलिए जब हम, क्योंकि इनपुट के समय कंज्यूमर नहीं थे, आउटपुट जो दिया है टैक्स मुझे वो कंज्यूमर ने दिया है, तो जो इनपुट मैं दे चुका हूँ वो उस आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है। अब वो कैसे होता है ये मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। जब हम इनकी जर्नल ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो जब आप इसको और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले IGST सेट ऑफ किया जाता है। तो IGST सेट ऑफ करने का एक ऑर्डर है जो सब जगह फॉलो होगा, जितनी भी जगह आपको मिलेगी वहाँ पर ये सारी जगह पर फॉलो होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है आउटपुट GST, बेचने के समय जो GST आपने कलेक्ट किया उसके अगेंस्ट मैं सेट ऑफ करूँगा पहले अपना IGST ही। सबसे पहले क्या सेट ऑफ होगा, जो IGST है, ठीक है। तो जो इनपुट IGST आपको मिला था वही आप आउटपुट IGST, तो IGST के साथ सबसे पहले सेट ऑफ होता है। अगर फिर भी आउटपुट GST बच जाता है तो फिर आप इनपुट CGST सेट ऑफ करेंगे। अगर फिर भी आउटपुट IGST बच जाता है तो आप इनपुट SGST सेट ऑफ करेंगे। और अगर तीनों के बाद भी बच जाता है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसके बाद भी बच जाए, तो फिर हमें वो जो है इफ आउटपुट IGST क्रेडिट ये वाला इज मोर और टू पे, ठीक है, और अगर ये ज़्यादा है फिर तो इसको मुझे जमा कराना पड़ेगा सरकार के पास। और अगर आउटपुट IGST मतलब कि ये वाला ज़्यादा है तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिफंड हमें सरकार देती है या कैरी फॉरवर्ड ये आगे हो जाता है, ठीक है। तो आया ये समझ में आपको कि आउटपुट GST के अगेंस्ट ये कैसे सेट ऑफ होंगे। अब आउटपुट अगर CGST के अगेंस्ट हम सेट ऑफ करने लगे आउटपुट, तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा इनपुट IGST सेट ऑफ होगा, मतलब कि पहले इंटीग्रेटेड GST सेट ऑफ होता है, फिर CGST सेट ऑफ होता है। SGST यहाँ सेट ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ दोनों हो सकते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। जब आप आउटपुट SGST में जाते हो तो पहले आप इनपुट IGST सेट ऑफ करेंगे, फिर आप SGST सेट ऑफ करेंगे। अगर फिर क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब कि ये वाला ज़्यादा है तो आपको पे करना है, अगर ये वाला ज़्यादा है तो फिर कैरी फॉरवर्ड आप उसको कर लेंगे, ठीक है। सेम बात यहाँ के लिए होती है, अगर ये ज़्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर ये ज़्यादा है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये पूरा सिस्टम होता है सेट ऑफ करने का। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे ढंग से ये समझ में आएगा, और ये 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल है। अब जर्नल एंट्री की अगर बात की जाए तो आप कैसे पास करते हो, थोड़ा सा ये जो डेबिट वाला यहाँ पर आना चाहिए, तो ये डेबिट यहाँ की जगह आप जो है इसको ऊपर समझिएगा कि ये डेबिट जो है ये यहाँ पर है, फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। मैं आपके सामने इसको क्लियर कर देता हूँ, ये यहाँ नहीं है, ठीक है। तो जब आप गुड्स परचेज करते हो तो आपको पता है परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपने इंट्रा स्टेट या जिसको हम सेम स्टेट में अगर परचेज करते हैं तो हमें CGST भी पे करना पड़ेगा, SGST भी पे कर रहे हो आप, तो ये दोनों डेबिट होंगे, क्योंकि एक तरीके से आपका एक्सपेंस कह लो, कुछ भी कह लो, आप किसी भी वे में ले लो। बस जब परचेज करोगे तो आप जहाँ परचेज लिखोगे उसी के साथ इनपुट CGST और इनपुट SGST लगाओगे अगर सेम स्टेट में है। टू कैश बैंक क्रेडिटर, जिस भी वे में आपने खरीदा है, कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट लिख दीजिए, बैंक से पे किया है तो बैंक अकाउंट लिख दीजिए, और अगर उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर का अकाउंट लिख दीजिए। अगर इंटर स्टेट है, जिसको हम कहते हैं इंटर स्टेट या एक दूसरी स्टेट से परचेज करना, तो परचेज आएगा और इनपुट IGST आएगा, और वही कैश, बैंक और क्रेडिटर के 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो सेल की बात वो कर रहे हैं। अब सेल, अगर सेल सेम स्टेट में है और अगर सेल 2 स्टेट के बीच में है तो आपके पास पैसा आएगा, कैश, बैंक और डेटर डेबिट होंगे। ये डेबिट यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, ऐसे ही ये डेबिट भी यहाँ है, ठीक है। तो आपके पास या तो पैसा आया है, बैंक से आया है, या आपने उधार में बेचा तो डेटर बने। क्या किया आपने, सेल की, और इस सेल के साथ ही आउटपुट CGST और आउटपुट SGST अगर सेम स्टेट में है तो, और अगर इंटर स्टेट है तो आप इनपुट CGST यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेल के समय
नॉर्मल एंट्री की तरह कैश टू सेल तो होनी है या बैंक टू सेल या डेटर टू सेल, बट उसके साथ आउटपुट CGST जो आपने कलेक्ट किया ये लाइबिलिटी आपको जमा करानी पड़ेगी, ऐसे ही ये भी आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं परचेज की भी और सेल की भी। अब अगर गुड्स रिटर्न हो जाती हैं या सर्विसेज रिटर्न हो जाती हैं तो देखिए फिर आप क्या करते हैं, नॉर्मल एंट्री में आप क्रेडिटर को डेबिट कर देते हो जब परचेज रिटर्न होती है और टू परचेज अकाउंट कर देते हो। ठीक है, बट यहाँ क्या होगा, उसके साथ आपको ये यहाँ है, इसको आप ऐसे समझिएगा, टू इनपुट IGST और टू इनपुट SGST भी करना पड़ेगा। और अगर ये क्या हो, इन सेम स्टेट हो, अगर इंटर स्टेट है तो फिर आप टू इनपुट IGST। तो या तो ये दोनों होंगे और या ये होगा किसके साथ, परचेज रिटर्न के साथ। तो जैसे परचेज के साथ चल रहा था यहाँ पर, परचेज के साथ ये चल रहे थे, तो ऐसे ही आपका जब परचेज रिटर्न आएगा तो उसके साथ भी ये चलेंगे। मतलब कि गुड्स रिटर्न होगी तो आपको उसका जो इनपुट CGST आपने दिया था वो भी वापस होता है, मतलब कि वो भी उल्टा होता है। ऐसे ही सेम सेल्स रिटर्न में है, अगर सेल्स रिटर्न डेबिट हो रही है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ टू नहीं है, डेबिट में है, टू डेबिट वाले के साथ टू नहीं आता। आपको आउटपुट CGST भी डेबिट करना पड़ेगा, आउटपुट SGST भी डेबिट करना पड़ेगा अगर क्या है, इंट्रा स्टेट है तो। और अगर वो इंटर स्टेट है तो आपको फिर क्या डेबिट करना पड़ेगा, IGST। तो ये आपको सेल्स रिटर्न के साथ डेबिट करने पड़ेंगे और क्रेडिटर क्या हो जाएगा, टू डेटर्स। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के साथ इनपुट चलेंगे, सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट चलेंगे डेबिट में, यहाँ पर क्रेडिट में। अब इनपुट GST जो इज आल्सो रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में जो इनपुट GST है वो रिवर्स किया जाता है। तो अभी गुड्स रिटर्न तो देखा था, उसके साथ इन सारे केसेस में भी हमें उसको वापस करना होता है कि आपने गुड्स को चैरिटी या डोनेशन के रूप में दे दिया तो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आपने गुड्स अगर लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट हो गई तो भी आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, फ्री सैंपल बांट दिया तो भी करना पड़ेगा, और अगर ड्राइंग्स हो गई तो भी आपको उसको रिवर्स करना ही पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पर रिवर्स किया था, परचेज रिटर्न के साथ किया था। तो जब ये केसेस आएंगे आपके तो भी आपका रिवर्स होगा। देखिए मैं इनमें से किसी की भी एक की एंट्री ले लूँ अगर आपके सामने, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है जब इनमें से कोई भी केस होता है। जैसे मैं कहूँ कि फ्री सैंपल, तो आप उस समय क्या करते हो, अपना एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट कर देते हो, और टू में आप क्या लिख देते हो, क्योंकि गुड्स आई किस नाम से थी, परचेज से, तो आप इस केस में क्रेडिट क्या कर देते हो, परचेज। तो जब आप ये परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे तो इसी के साथ आप, अगर वो इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर है, तो आप इनपुट CGST और इनपुट SGST भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर वो इंटर स्टेट है तो आप फिर इनपुट IGST क्रेडिट करेंगे, किसके साथ, परचेज के साथ। तो या तो ये दोनों क्रेडिट होते हैं और या ये क्रेडिट होता है, डिपेंड करता है कि वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। तो नॉर्मल एंट्री हमारी इतनी थी, जहां आपकी गुड्स परचेज या सेल वर्ड जुड़ेंगे उन्हीं के साथ ये GST भी चलते हैं उसी साइड में। अगर ये क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट, अगर ये डेबिट है तो ये भी डेबिट। तो सब केसेस में इसी तरीके से होगा, बस ऊपर वाला नाम चेंज होता जाएगा, नीचे की ट्रीटमेंट सेम रहेगी। ठीक है, जैसे हमने परचेज रिटर्न में देखा था कि ये तो सेल्स रिटर्न है, एक मिनट, ये रहा परचेज रिटर्न। तो जहाँ परचेज नहीं, ये तो एक मिनट रुक जाइए, ये है परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट था, तो आपने देखा कि इनपुट जितने भी थे वो भी क्रेडिट थे, जैसा अभी मैंने इसमें आपको पास कर कर दिखाया। अब स्टेटस क्या है GST परचेज का, अगर फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करें, कोई भी हम ऐसी एसेट खरीदें जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, तो क्या होगा, तो फिक्स्ड एसेट्स पर भी GST चार्ज होता है, ये बात आपको समझनी है।
तो इनपुट जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा जब भी आप कोई ऐसी एसेट खरीदोगे जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू सेट ऑफ। अब वो हर एक के लिए सेट ऑफ नहीं होगा, आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट इन सब पर दिया गया जीएसटी वो सेट ऑफ नहीं होता। कलेक्टेड एज दीज एसेट्स आर परचेज फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है तो आप जीएसटी कलेक्टेड के अगेंस्ट इस इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हो। बट अगर इनपुट जीएसटी पे किया आपने मोटर कार को परचेज करने के लिए, व्हीकल्स को परचेज करने के लिए, बिल्डिंग को परचेज करने के लिए, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हैं तो चार्जेबल तो है, बट ये सेट ऑफ नहीं होगा आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट। तो ये आपको समझना है कि अगर बिजनेस को मजबूत करने के लिए आपने फिक्स्ड एसेट परचेज की हैं तो आप आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट इनपुट जीएसटी फिक्स्ड एसेट्स का सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर वही परचेज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। अगर कोई एसेट आप परचेज करते हो तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, ऐसे ही हम उसके साथ इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या अगर वो इंटरस्टेट है तो आप आईजीएसटी को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा, टू बैंक या वेंडर अगर उधार में है, टू बैंक या वेंडर अगर उधार में है। तो वही फिक्स्ड एसेट्स के साथ ये चले हैं, ये आपको देखना है। ठीक है। तो हमेशा उस गुड्स या एसेट के साथ चलता है ये सीजीएसटी, और उसी साइड आता है जिस तरफ वो आ रहा है। अगर डेबिट में है तो डेबिट में, क्रेडिट में है तो क्रेडिट। कभी भी कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर के साथ आप सीजीएसटी को यूज नहीं करोगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेल ऑफ गुड्स का क्या स्टेटस है, तो हमें पता है कि जीएसटी काउंसिल जो है आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करने की परमिशन हमें आई। सेल जब हम करेंगे गुड्स को तो हमें, या सर्विसेज को, तो हमें जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। पर फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनके अगेंस्ट इनपुट जीएसटी जब ही सेट ऑफ हो सकता है जब वो बिजनेस को फर्दरेंस के लिए यूज़ किया जाए, बढ़ावा या मजबूत करने के लिए लिया जाए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो उसके अगेंस्ट ही हो सकता है सेट ऑफ। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्ड गलत हो रहा है तो मैं इसको एक बार रेक्टिफाई कर दूं। जो मैं बोल रहा था, ये स्टेटस है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का, ये गलत लिखा था इस वजह से थोड़ा सा गलत जा रहा था। तो मैं इसको दोबारा से पढ़ दूँ। जीएसटी काउंसिल हमें ये कहती है कि आउटपुट जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की है, बस जो उसी के अगेंस्ट कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट जीएसटी पे कर रखा हो। ठीक है। तो सेट ऑफ कर रखा है तो आप इनपुट जीएसटी अगर सेट ऑफ किया हुआ है, मतलब कि वो सारी एसेट जो बिजनेस को फर्दरेंस में यूज़ की जाती है उन्हीं के अगेंस्ट आपने इनपुट जीएसटी क्या किया होगा, सेट ऑफ किया होगा, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, तो आप इस समय आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करेंगे, बाकी पर आप नहीं करेंगे। अब वही जनरल ट्रीटमेंट अगर बेचने की है तो आपको पता ही है कि अगर ऐसी कोई एसेट है जिस पर आपने जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर रखा, मतलब कि वो बिजनेस को मजबूत करने के लिए नहीं यूज़ हुआ, तो आप सिंपल सी एंट्री करेंगे, अपना बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे और फिक्स्ड एसेट्स कर देंगे। पर अगर ऐसी कोई एसेट है जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट जीएसटी सेट ऑफ कर रखा है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये तो सीधा है। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप कलेक्ट करेंगे तो आप आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करेंगे। ये कुछ गलत हो रही है, ये एंट्री मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ पर, ये प्रॉपर वे में अभी नहीं आई है। आप क्या करेंगे, एंट्री इस तरीके से करेंगे कि आप बैंक या वेंडर जो भी है उसको डेबिट करेंगे। टू आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स करेंगे, आपने उसको बेच दिया, आपके पास से चली गई वो, और यहाँ फिर आप जीएसटी आउटपुट कलेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, ऐसे ही आप लिखेंगे आउटपुट
SGST अगर इंट्रा स्टेट था, और अगर इंटर स्टेट है तो फिर आप लिखेंगे आउटपुट IGST। तो ये एंट्री है हमारी, क्योंकि चलना फिक्स्ड एसेट्स के साथ ही था तो यहाँ ये गलत हो रहा था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये हमारी एंट्री है जिसको हमको समझना है। थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको समय लगेगा, पर आप सीख जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अब कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड हैं तो वो मैं बता चुका हूँ, आपको याद रखनी है। वेजेस, सैलरी, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज, कार्टेज, कूली चार्जेस, पोस्टेज चार्जेस, इन सब पर GST एप्लीकेबल नहीं है फर्म के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए। GST चार्ज किया जाता है इन चीज़ों पर क्योंकि ये ज़्यादातर सर्विसेज हैं, जैसे रेंट पे करना, एडवर्टीजमेंट देना, टेलीफोन एक्सपेंस पे करना, ठीक है। देखिए यहाँ जो आया था, यहाँ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आया था, टेलीफोन नहीं आया था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप करवाते हैं, कोई भी लीगल एक्सपेंसेस हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आएगा, वो भी क्या होगा, GST वहाँ पर चार्ज किया जाएगा। तो ये एक बार आप दोबारा देख लीजिए किन पर चार्ज होगा, रेंट पर, एडवर्टीजमेंट पर, टेलीफोन एक्सपेंसेस पर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर, लीगल एक्सपेंस पर। इन पर नहीं होगा वेजेस, सैलरी, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कैरेज और कार्टेज, कूली चार्जेस, पोस्टेज एटसेट्रा। आगे चले तो फिर आती है हमारी कि एक्सपेंसेस जिन पर क्या है, GST एग्जेम्प्टेड है। तो जैसे वेजेस हैं तो वेजेस अकाउंट आप डेबिट करेंगे टू रेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है। और ये असल में सारी जो एंट्री हैं वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो मैं यहाँ पर एंट्री दोबारा से कर देता हूँ। देखिए ऐसे होगी, वेजेस अकाउंट आप डेबिट करोगे जैसे हम नॉर्मल करते थे, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी जब GST नहीं लगेगा। तो आप क्या करते हो, एक्सपेंस को डेबिट कर देते हो, जैसे भी आपने उसको पे किया है आप उसको क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। अब वो चाहे कैश से पे किया हो या बैंक से पे किया हो, वो एक अलग मैटर है, आप हर केस में इसी तरीके से करेंगे। अब वेजिस हो चाहे रेंट हो, जो भी चीज़ है वो इसी तरीके से एंट्री हमारी होगी। बट अगर आपने ये, मैं अभी यहाँ से काट दूँ क्योंकि ये अभी प्रॉपर वे में समझ में नहीं आएगा आपको, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। बट अगर आपने एडवर्टीजमेंट है, टेलीफोन एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, लीगल एक्सपेंसेस हैं, तो आपकी एंट्री होती है, जैसे मैं अभी एंट्री कर देता हूँ रेंट की, क्योंकि रेंट के लिए भी यही एंट्री होगी। तो आप रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। आप क्योंकि पे कर रहे हो तो इनपुट है, आप इनपुट अगर वो विद इन स्टेट है तो आप CGST पहले लिखेंगे, C पहले आएगा, याद रखना है। ऐसे ही फिर आप लिखेंगे इनपुट SGST, और अगर आपका इंटर स्टेट है तो आप फिर लिखेंगे इनपुट IGST। डेबिट होंगे ये सब, और आपने पेमेंट की है तो वो या तो कैश की होगी या बैंक से की होगी, एंड व्हाटसोएवर मैटर। तो या तो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट है तो ये दोनों, और अगर इंटर स्टेट है तो ये बैंक रेंट के साथ या एक्सपेंस के साथ चलेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कैश बैंक के साथ ये कभी नहीं चलते, ठीक है। अब सेट ऑफ की एंट्री कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो आउटपुट IGST आपको मिला उसको सेट ऑफ किया जाएगा। सीक्वेंस क्या बताया था, पहले इनपुट IGST सेट ऑफ किया जाता है, फिर इनपुट CGST सेट ऑफ किया जाता है, फिर इनपुट SGST सेट ऑफ किया जाता है, और फिर आउटपुट IGST पेबल अकाउंट, मतलब कि अगर कुछ बचता है तो आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टम समझ में आया। पहले आउटपुट के अगेंस्ट आप क्या सेट ऑफ करेंगे, इनपुट IGST, फिर इनपुट CGST, फिर इनपुट SGST, और फिर आउटपुट IGST अगर बच जाता है तो। अगर CGST को सेट ऑफ करने की बात करें तो आउटपुट के अगेंस्ट पहले इनपुट IGST सेट ऑफ होगा, फिर इनपुट CGST सेट ऑफ होगा, और फिर अगर बच जाता है तो वो पेबल अकाउंट में चला जाता है। ऐसे अगर SGST की सेट ऑफ की बात की जाए तो पहले आउटपुट SGST के अगेंस्ट इनपुट IGST सेट ऑफ होता है, फिर इनपुट SGST सेट ऑफ होता है, और फिर अगर ये फिर भी ज़्यादा है तो फिर आप उसको आउटपुट SGST से पे कर देते हो। तो ये सीक्वेंस है। और फिर ये आया जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ GST इज मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू आप पेमेंट जमा कराते हो, फिर जो भी आपकी आई, जो ये पेबल अकाउंट आए
तो इसके लिए आप पहले इस अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराते हो। क्या है इसका नाम? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। तो आप इसको डेबिट कर देते हो, पैसा जमा करा दिया और आपके पास से पैसा चला गया। तो सबसे पहली एंट्री होती है ट्रांसफ़र करना बैंक बैलेंस, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फिर जो भी आपके ये तीनों थे, चाहे वो आउटपुट IGST पेबल अकाउंट हो या आउटपुट CGST पेबल अकाउंट हो या आउटपुट IGST पेबल अकाउंट हो, ये तीनों देखिए पीछे देखें तो ये हमेशा आपको क्रेडिट में मिल रहे थे। अब देखें तो ये डेबिट होकर क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है अकाउंट, और आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो यहाँ पे आपने खोला उसको क्रेडिट कर कर आप पे कर देते हो उसको। तो ये सिस्टम है जर्नल एंट्री पास करने का, जब आप क्या करोगे? इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। तो ये हमारी आज की पूरी वीडियो थी, जिसके अंदर हमने इस प्रॉपर मेथड में ये सीखा कि हम किस तरीके से GST को ट्रीट करते हैं। आगे की वीडियो में GST की जर्नल एंट्री सीखेंगे प्रैक्टिकल वे में। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।